Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 4 of chapter 23 of NBF Biology 12 and you are going to learn about Hershey and Chase experiment. हमने लास्ट लेक्चर में डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल का एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखा था इन द फॉर्म ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और फिर उसके बाद मैंने आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की कुछ एक्सटेंशन बताई थी। यानी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में अगरचे ये बात साबित नहीं हुई थी कि डीएनए इज़ एक्चुअली हेरिडिटी मटेरियल, लेकिन उसके बाद फिर फाइनली एक और साइंटिस्ट की टीम ने इस बात को कंफर्म किया कि दरअसल डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल होता है। बिल्कुल उसी तरह से आज हम डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल का एक और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखने जा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एक एक्सपेरिमेंट था जो कि अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस ने परफॉर्म किया था। ये दो लोग थे, इन दोनों की टीम ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और इस एक्सपेरिमेंट में भी अगर ये बात साबित हुई थी कि डीएनए दरअसल हेरिडिटी मटेरियल होता है। तो इससे पहले कि हम इस एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ें, जिसे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, मैं आपसे पूछा जाऊंगा कि आपको याद है कि जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था वो किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर परफॉर्म किया गया था? यस सर, माउस के ऊपर। नहीं बेटा जी, माउस में या माइस में तो हमने उसको टेस्ट किया था। माइस वर यूज्ड एज मीडियम ऑफ टेस्टिंग। तो एक्चुअली दैट एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था। माइस तो जस्ट एक मीडियम के तौर पे यूज़ हुए थे जिनके अंदर उन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के डिफरेंट स्ट्रेन्स को टेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो जब भी आपसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जाए कि उसमें एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कौन सा था, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का आपने बताना है। बिल्कुल इसी तरह से अब ये जो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अगर पूछा जाए कि ये हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर परफॉर्म किया गया, तो एक्चुअली दिस वाज परफॉर्म्ड ऑन बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज पर परफॉर्म किया गया था। बैक्टीरियोफेज, इनके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में यकीनन पढ़ा होगा। बैक्टीरियोफेजेस आर द टाइप्स ऑफ वायरसेस दैट अटैक अपॉन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस भी इन्हें आमतौर पर कहा जाता है। दीज आर बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस। ये बहुत ही छोटे से वायरसेस होते हैं जो इवन बैक्टीरिया, जो कि खुद बहुत छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऊपर ये अटैक करते हैं। सो दीज आर बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस। इनकी लाइफ साइकिल भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के कोर्स में। बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर हर्शे एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया वो कुछ इस तरह से था कि बैक्टीरियोफेजेस, इनके दो ग्रुप्स लिए गए। बैक्टीरियोफेजेस को यूं दो ग्रुप्स में डिवाइड किया एंड बोथ द ग्रुप्स वर लेबल्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो आपको बैक्टीरियोफेज नज़र आ रहा है, इस बैक्टीरियोफेज की बॉडी का जो प्रोटीन कोट है, इट इज़ लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव सल्फर। सल्फर दरअसल प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। एक रेडियो एक्टिव सल्फर है S35। तो S35 के साथ इन बैक्टीरियोफेजेस को कोट कर लिया गया है और S35 दरअसल इन प्रोटीन कोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है। सो दीज S35 लेबल्ड बैक्टीरियोफेजेस वर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली इन अनदर एक्सपेरिमेंट अनदर ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस वाज यूज्ड। तो इस ग्रुप में देखिए, ये जो आपको बैक्टीरियोफेजेस का ग्रुप नजर आ रहा है, इन दिस ग्रुप अनदर टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाज यूज्ड। तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था P32। P32 ये भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है फास्फोरस का। ये ग्रुप बैक्टीरियोफेजेस का फास्फोरस के आइसोटोप के जरिए लेबल किया गया। फास्फोरस का आइसोटोप P32 ये यूज़ किया गया था इन बैक्टीरियोफेजेस को लेबल करने के लिए। और
आप जानते हैं कि फास्फोरस प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता, बल्कि ये डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन बैक्टीरियोफेजेस का डीएनए लेबल हो गया, उसके अंदर ये P32 इनकॉर्पोरेट हो गया है, और इन बैक्टीरियोफेजेस का प्रोटीन कोट लेबल हो गया है, इनके अंदर ये S35 इनकॉर्पोरेट हो गया। इसका डीएनए अनलेबल्ड है और इसका प्रोटीन कोट अनलेबल्ड है। लेबलिंग का मतलब ये होता है जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप कोई टैग लगा देते हैं ना, कोई स्टिकर लगा देते हैं, यानी उसका वो लेबल बन जाता है कि ये फलां चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे लेबलिंग से मतलब यही है कि आप इन बैक्टीरियोफेजेस के अंदर इस पर्टिकुलर आइसोटोप को इंसर्ट कर दें, उसके अंदर ऐड कर दें इसको। तो सल्फर इन बैक्टीरियोफेजेस के प्रोटीन कोट में ऐड हुआ है, और जबकि फास्फोरस इन बैक्टीरियोफेजेस के डीएनए के अंदर ऐड हुआ है। सो आफ्टर लेबलिंग वाज द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर अगर हम इन स्टेप्स को भी एनलिस्ट करते जाएं तो आप याद रखिए कि द फर्स्ट स्टेप वाज लेबलिंग ऑफ बैक्टीरियोफेजेस विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या S35 एंड P32। तो आपने देखा ये प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया इस स्टेप का, कि दो बैक्टीरियोफेजेस के दो ग्रुप्स बनाए गए और दोनों ग्रुप्स को डिफरेंट आइसोटोप्स के साथ लेबल किया गया। अब इन दोनों ग्रुप्स के बैक्टीरियोफेजेस को बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन कॉज करने के लिए अलाउ किया गया। तो ये दूसरा स्टेप कहलाएगा। Bacteriophages were allowed to cause infection. Bacteriophages were allowed to cause infection. आप देख रहे हैं ये सेकंड स्टेप यहाँ पे शो किया हुआ है, इस जगह पर आप गौर कीजिए। यहाँ पर अब बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, और इस एक्सपेरिमेंट में भी इसी तरह से आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है कि बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। और आफ्टर इन्फेक्शन, जब ये इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो उसके बाद फिर इनको सेंट्रीफ्यूज कर लिया जाता है, इनको सेंट्रीफ्यूज कर लिया जाता है। जैसे ये देखिए ये बैक्टीरियोफेजेस, जैसे यहाँ पर आपको ये अलग से बैक्टीरियोफेज दिखाया गया है और यहाँ पर इनका ये सोल्यूशन शो किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो उसके बाद सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेंट्रीफिकेशन। द थर्ड स्टेप इज सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन में क्या किया जाता है कि मीडियम और बैक्टीरिया को सेपरेट किया जाता है, यानी बैक्टीरियल सेल्स और मीडियम, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए दरअसल ये सेंट्रीफ्यूज किया गया इनमें। और इस सेंट्रीफिकेशन के नतीजे में ये दोनों को सेपरेट कर लिया गया। इस वक्त आपके सामने सेंट्रीफिकेशन का ये रिजल्ट मौजूद है। इसमें ऊपर आपको जो सुपरनेटेंट नज़र आ रहा है, सुपरनेटेंट ये पिंक कलर में, और नीचे पैलेट। तो सुपरनेटेंट दरअसल मीडिया है। सुपरनेटेंट क्या चीज़ है, दिस इज मीडिया कंटेंट जिसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो किया गया हुआ था, ये मीडिया है। और जबकि ये पैलेट जो नीचे फॉर्म हुआ है ये बैक्टीरियल सेल्स हैं, दीज आर बैक्टीरियल सेल्स। तो मीडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट कहते हैं जो ऊपर लिक्विड सस्पेंड कर रहा होता है ना सेंट्रीफिकेशन के बाद, उसे सुपरनेटेंट कहते हैं। तो ये सुपरनेटेंट, इसमें आप देख रहे हैं कि मीडिया कंटेंट्स हैं, जबकि नीचे जो पैलेट फॉर्म हुआ है, पैलेट, सो पैलेट, उसके अंदर बैक्टीरियल सेल्स मौजूद हैं। द पैलेट कंटेन बैक्टीरियल सेल्स। तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रीफिकेशन के बाद जब ये इस तरह दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं तो उनकी रेडियो एक्टिविटी मेजर की जाती है, यानी वो जो हमने S35 या P32 यूज़ किया था ना, तो उसको टेस्ट किया जाता है कि वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन द सुपरनेटेंट और इट इज़ प्रेजेंट इन द सेल्स, ठीक है। तो अब ये आखिरी स्टेप होगा, इसे कहेंगे हम एनालिसिस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जिनको हमने यूज़ किया था लेबलिंग के लिए, यानी S35 और P32, तो इनका एनालिसिस किया गया है। तो आप देखिए ये इस एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर जब ये एनालिसिस किया तो रेडियो एक्टिविटी वाज फाउंड इन द सुपरनेटेंट। इस एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिविटी कहाँ पाई गई है, सुपरनेटेंट के अंदर। सेल्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। अब याद कीजिए कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमने आइसोटोप यूज़ किया था दैट वाज सल्फर आइसोटोप, सल्फर 35। वो सल्फर 35 दरअसल प्रोटीन कोट का कंपोनेंट बन गया था, क्योंकि प्रोटीन कोट में वो इनकॉर्पोरेट हो गया था। और इस एक्सपेरिमेंट के एंड पर
सल्फर 35 का सुपरनेटेंट में पाया जाना ये इस बात की इंडिकेशन है कि प्रोटीन कोट जिसका ये कंपोनेंट था S35, तो वो प्रोटीन कोट ड्यूरिंग इन्फेक्शन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर दाखिल नहीं हुआ होगा, क्योंकि सुपरनेटेंट इस वक्त ये मीडिया कंटेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीडिया कंटेंट में क्या चीज़ मौजूद होगी, इसमें बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोट्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ड्यूरिंग इन्फेक्शन प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है, वो अंदर दाखिल नहीं होता। तो प्रोटीन कोट दरअसल इस मीडिया के अंदर मौजूद होगा, इसी वजह से S35 मीडिया में यानी सुपरनेटेंट के अंदर पाया जा रहा है और सेल्स के अंदर ये मौजूद नहीं है। अगर S35 यहाँ पर सेल्स में भी पाया जाता तो हम ये कह सकते थे कि S35 जो कि प्रोटीन कोट का कंपोनेंट है, प्रोटीन कोट ड्यूरिंग इन्फेक्शन सेल्स के अंदर भी दाखिल हो गया है, लेकिन चूंकि S35 ये इन सेल्स के अंदर नहीं मिल रहा, तो हम ये यकीन से कह सकते हैं कि ड्यूरिंग इन्फेक्शन प्रोटीन कोट सेल्स के अंदर दाखिल नहीं होता, वो सेल से बाहर रह जाता है। लेकिन क्या इस एक्सपेरिमेंट से ये बात वाज़ेह होती है कि डीएनए अंदर दाखिल हो जाता है सेल्स में? नहीं, इस एक्सपेरिमेंट से हरगिज़ ये बात वाज़ेह नहीं हो रही। लेकिन ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, आप इसका रिजल्ट अगर एनालाइज करें, इसमें भी उसी तरह से इन्फेक्शन कॉज करने के बाद साइंटिफिकेशन की गई है और साइंटिफिकेशन के नतीजे में ये आपके पास सुपरनेटेंट यानी मीडिया अलग हो गया है और नीचे पैलेट अलग हो गया। पैलेट के अंदर एज यूजुअल यहाँ पर भी सेल्स मौजूद हैं और मीडिया ये सुपरनेटेंट के अंदर सेपरेट हो गया है। और दोनों की जब ये रेडियो एक्टिविटी को एनालाइज किया गया है तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी पाई गई है पैलेट के अंदर और मीडिया कंटेंट के अंदर यानी सुपरनेटेंट में बिल्कुल भी रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। यानी रेडियो एक्टिविटी पाए जाने का मतलब है कि P32 जो हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था, वो P32 जो कि दरअसल डीएनए का कंपोनेंट बन गया था, तो वो पैलेट के अंदर पाया जा रहा है। इसका मतलब है सेल्स के अंदर पाया जा रहा है। यानी ड्यूरिंग इन्फेक्शन हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए सेल्स के अंदर दाखिल हो गया था और प्रोटीन कोट सेल्स के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। तो इस तरह से फाइनली इन दोनों एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को अगर हम कंबाइन करें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी बैक्टीरियोफेजेस अटैक करते हैं किसी बैक्टीरियल सेल पर, तो वो अपना प्रोटीन कोट बाहर रहने देते हैं और जबकि अपना डीएनए अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। और जो कंपोनेंट इन बैक्टीरियोफेजेस का बैक्टीरियल सेल्स के अंदर दाखिल होता है, दरअसल वही इनका हेरिडिटी मटेरियल होगा। उसी की वजह से फिर ये नई कॉपीज बनाने के काबिल होते हैं। ठीक है, तो एक बैक्टीरियोफेज जब एक बैक्टीरियल सेल में दाखिल होता है तो उसके बाद उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं। तो उसके लिए उसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कौन से कंपोनेंट के अंदर पाई जा रही होती हैं, वो दरअसल बैक्टीरियोफेज के डीएनए के अंदर पाई जा रही होती हैं, ना कि प्रोटीन कोट में। तो इस तरह से ये बात साबित होती है इस एक्सपेरिमेंट से कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए दरअसल हेरिडिटी मटेरियल है। और बिल्कुल इसी तरह से हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बारे में भी ये लर्न किया था कि उसका भी डीएनए दरअसल हेरिडिटी मटेरियल है। तो हमारे पास इस तरह से ये दो स्पेसिफिक एविडेंसेस आ गए हैं कि डीएनए दरअसल हेरिडिटी मटेरियल होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में, और फिर इस एक्सपेरिमेंट में ये बात साबित हुई है कि बैक्टीरियोफेजेस में भी डीएनए ही दरअसल हेरिडिटी मटेरियल है। तो हम इस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से एक जनरल कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं। हाइपोथेसाइज करने का एक वे होता है कि हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से एक जनरल कंक्लूजन समटाइम ड्राइव कर लेते हैं। तो हमारे पास ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं इन दो एक्सपेरिमेंट के हवाले से, और इन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हम एक जनरल कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं। और वो जनरल कंक्लूजन क्या है? वो जनरल कंक्लूजन ये है कि अगर बैक्टीरियोफेज का डीएनए उसका हेरिडिटी मटेरियल हो सकता है और दूसरी तरफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का भी डीएनए उसका हेरिडिटी मटेरियल हो सकता है, तो हम इस बुनियाद पे कह सकते हैं कि बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स दुनिया में पाए जाते हैं उनकी बॉडी में भी फिर डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल होगा। तो इस तरह से इन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से ये जनरल कंक्लूजन यहाँ पे ड्राइव किया जा सकता है। इस तरह का जो वे ऑफ रीजनिंग होता है हाइपोथेसाइज करने के लिए, इस वे ऑफ रीजनिंग को कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो हम इस तरह से इंडक्टिवली इस बात को अप्लाई कर सकते हैं तमाम लिविंग बींग्स के लिए। इंडक्टिव रीजनिंग इसे कहा जाएगा। इसमें हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से हमने ये इंडक्टिवली ये अप्लाई किया कि जिस तरह बैक्टीरियोफेजेस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में डीएनए उनका हेरिडिटी मटेरियल है, सिमिलरली बाकी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर भी डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल होगा।
Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.